नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू इजी मड एकेडमी। तो जैसा कि आपका एसबीआई क्लर्क मेंस और आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्जाम नज़दीक आ रहा है, तो कुछ स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आ रहा था कि मिसेलेनियस जो अरिथमेटिक का टॉपिक है उस पर मैं वीडियो बनाऊं। तो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, ये हमारा दूसरा पार्ट है। ओके, तो देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। क्या लिखा है? टू पाइप्स कैन सेपरेटली फिल ए टैंक इन 16 आवर्स एंड 48 आवर्स रिस्पेक्टिवली। दो अलग अलग पाइप है, वो किसी टैंक को एक भरता है 16 आवर्स में और दूसरा भरता है 48 आवर्स में। ठीक है। बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर टू फिल द टैंक, बट व्हेन द टैंक इज टू थर्ड फिल्ड ए लीकेज डेवलप्स। तो हो क्या रहा है, दोनों को साथ में हम शुरू करते हैं टैंक को भरने के लिए। तो जैसे ही टैंक आपका टू थर्ड भरता है, जैसे सपोज ये टैंक है, तो जब ये टू थर्ड भर जाता है तभी क्या होता है, एक लीकेज उसमें डेवलप हो जाता है, मतलब कहीं से लीक होने लगता है। बाई विच हाफ ऑफ द वाटर सप्लाइड बाई बोथ पाइप्स लीक्स आउट, मतलब ये दोनों मिलकर जितना पानी सप्लाई करते हैं उसका आधा उस लीक से बाहर निकलने लगता है। ठीक है। फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक। तो अब हमें पता करना है कि इस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो सिंस ये मेंस का लेसन है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्रीलिम्स लेवल का नॉलेज तो आपको है, फिर भी मैं रिवीजन के लिए बता रहा हूँ। देखिए, इफिशियंसी इक्वल्स टू होता है वर्क बाई टाइम। लेकिन अगर वो सिस्टम और पाइप वाला प्रॉब्लम हो तो वर्क की जगह हम कैपेसिटी लेते हैं। ठीक है, कैपेसिटी बाई टाइम। ठीक है, यहाँ से वर्क मतलब कैपेसिटी, ये आता है इफिशियंसी इनटू टाइम। और यहाँ से टाइम इक्वल टू क्या आएगा? टाइम इक्वल टू होता है वर्क बाई इफिशियंसी, या फिर वर्क की जगह हम कैपेसिटी लिखेंगे। ठीक है, ये आता है। ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। इसके बाद पाइप वन अगर 16 घंटे में भर रहा है और पाइप टू उसको 48 आवर्स में भर रहा है, तो हम टोटल कैपेसिटी कितना लेते हैं? टोटल हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो 16 और 48 का एलसीएम हो जाएगा 48। ठीक है, इतना यूनिट मेरा टोटल कैपेसिटी है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब सबका अलग अलग इफिशियंसी निकालना है। तो इफिशियंसी बताइए पी वन का कितना होगा। ये 16 आवर में 48 यूनिट काम कर रहा है, या 48 यूनिट भर भर रहा है, तो एक घंटे में कितना भरेगा? 3। ये हुआ एफिशिएंसी। या फिर फॉर्मूला लगाइए, एफिशिएंसी को क्या होता है, कैपेसिटी बाई टाइम। तो कैपेसिटी कितना है? 48। टाइम लग रहा है 16 आवर्स, तो डिवाइड कीजिए, 3 आएगा। P2 के लिए 48 को 48 से डिवाइड करें तो 1 आएगा। ठीक है, तो P1 का कैपेसिटी आया 3 और P2 का आया 1। तो टोटल एफिशिएंसी कितना होगा? P1 प्लस P2, जब दोनों को साथ में हम ओपन करते हैं तो ये 4 हो गया। ओके, अभी मुझे अब क्या हो रहा है, जब टू थर्ड भर जाए तो पहले चेक करते हैं टू थर्ड कब भरेगा। तो ये मैं हटा रहा हूँ। टोटल कैपेसिटी है मेरा 48, तो टू थर्ड कितना होगा? 2/3 इंटू टोटल। टोटल कितना है? 48। ये जाएगा 16 टाइम में 32 आया। ठीक है, मतलब ये जो 32 भर जा रहा है उसके बाद इसमें लीकेज आ रहा है। तो 32 तक तो कोई लीकेज नहीं था, तो इसको भरने में कितना टाइम लगा होगा, उसको मैं पहला टाइम मान रहा हूँ, T1 मान रहा हूँ। ये होगा टोटल कैपेसिटी है 32 बाई, उस समय सिर्फ ये दोनों पाइप काम कर रहे थे, लीकेज काम नहीं कर रहा था। डिवाइड बाई 4 कर दीजिए तो ये आ गया 8। ठीक है, 8 आवर। इतना तो फिक्स 8 आवर तक इन दोनों ने काम किया। उसके बाद लीकेज आ गया, तो लीकेज के साथ अब कितना भरा गया, ये जो बाकी का बचा है। बाकी कितना बचा? रिमेनिंग कितना हो गया? टोटल था 48, उसमें से 32 भर चुका है, 16 बचा है। ठीक है, इस 16 को भरने के लिए हमने पूरा क्या किया, दोनों पाइप भी ऑन है और लीकेज भी ऑन है। तो लीकेज का इफिशियंसी क्या है? देखिए, लीकेज का एफिशिएंसी क्या बोला है, बाई विच हाफ ऑफ द वाटर सप्लाइड बाई बोथ द पाइप्स लीक्स आउट, मतलब ये दोनों मिलकर जितना भरते हैं उसका आधा ये खाली करता है। तो ये दोनों मिलकर कितना, 4 भर रहे हैं एक घंटे में, तो लीक कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, 4/2। तो टोटल अब एफिशिएंसी कितना हो गया? ये हो जाएगा P1 प्लस P2 माइनस लीकेज, क्योंकि ये दोनों भर रहे हैं और ये खाली कर रहा है। ये हो जाएगा 4 माइनस 2 मतलब 2। अब सेकंड टाइम कितना लगेगा? ऊपर का जो ये 1/3 बचा है इसको भरने में कितना टाइम लगेगा, इसको मैं T2 ले रहा हूँ। ये हो जाएगा 16 जो कि बचा है, डिवाइडेड बाई इफिशियंसी 2, है ना। लीकेज के साथ एफिशिएंसी 2 है, ये आ गया 8। तो टोटल कितना हो रहा है टाइम? टोटल टाइम होगा T1 और T2 को मिलाकर, T1 भी 8 है, T2 भी 8 है, 16 आवर्स। ठीक है, ऑप्शन बी आया। तो क्वेश्चन का लेवल मैंने थोड़ा हाई रखा है दोस्तों, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ए बोट टेक्स 14 आवर्स फॉर ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम फ्रॉम ए टू बी एंड कमिंग बैक टू सी, विच इज़ मिडवे। ठीक है, मिडवे बिटवीन ए एंड बी। दो पॉइंट है, एक है ए पॉइंट, एक है बी पॉइंट, और इन दोनों के ठीक बीच में है सी पॉइंट। ठीक है, तो एक बोट क्या कर रहा है, ए से बी तक जा रहा है
और वहाँ से बी से वापस सी तक आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है। तो क्या बोला है, ए से बी जब वो जा रहा है वो डाउन स्ट्रीम है, इस तरफ डाउन स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ कि धारा के अनुकूल जा रहा है, जिस तरफ धारा जा रही है उसी तरफ बोर्ड भी जा रहा है। तो अब बताइए, जब ए से बी हम डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, मतलब बी से जब सी वो वापस आ रहा होगा तो वो अप स्ट्रीम होगा, कॉमन सेंस। ठीक है, तो बस यही आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान देना है। अब देखिए, अब कुछ कुछ दिया भी है, क्या दिया है कि इसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, 14 आवर। टी कितना है, 14 आवर। और क्या दिया है, इफ वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम इज 10 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। तो एक्स जो कि बोट का स्पीड है ये 15 दिया है, और वाई जो कि स्ट्रीम का स्पीड है वो 10 दिया हुआ है। अब मुझे बस इतना बता दीजिए, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है और अप स्ट्रीम क्या होता है। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, धारा की गति में जाता है, धारा की दिशा में जाता है। धारा की दिशा में क्या करते हैं, दोनों का स्पीड को ऐड करते हैं, ये आएगा 25 किलोमीटर पर आवर। और अप स्ट्रीम क्या होगा, माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस कीजिए तो आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, धारा के दिशा में गति ये होगी और धारा के विपरीत दिशा में 5 होगी। चलिए अब निकालते हैं टोटल टाइम। टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो फर्स्ट केस में डिस्टेंस कितना है, ए बी, ए से बी तक। सी जो है वो मिड पॉइंट है, तो ए और सी के बीच को अगर मैं एक्स मान रहा हूँ तो सी और बी के बीच भी एक्स ही होगा। ठीक है, तो ए से बी का टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 2x डिवाइडेड बाई स्पीड क्या लेंगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना है 25 प्लस, फिर बी से वो सी आ रहा है, बी से सी आ रहा है तो डिस्टेंस कितना है एक्स, और स्पीड कितना लेंगे अप स्ट्रीम वाला, अप स्ट्रीम कितना है 5। ये मिला के आना चाहिए 14 आवर। मुझे निकालना है क्या, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी का बीच का डिस्टेंस कितना होगा 2x, मुझे 2x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको ऐड कैसे करेंगे, यहाँ नीचे 25 है, ये 5 है तो इसको भी 25 बना लीजिए। कैसे करेंगे, अगर इसको मैं ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ऊपर हो जाएगा 5x, और नीचे 5 से करूँगा तो नीचे हो जाएगा 25। अब दोनों में नीचे 25 हो गया तो ऐड करना आसान है, 2x प्लस 5x ऊपर हो गया 7x, नीचे हो गया 25 इक्वल्स टू 14। ठीक है, 7 से ये चला जाएगा 2 टाइम में, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 25 इंटू 2 50 आ गया। मुझे चाहिए 2x आ जाएगा 100। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। ठीक है, ये अगला देखिए दोस्तों, बोला है 3 persons P, Q and R decided to work in such a way that P and Q work together on first day, R alone works on the second day। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 3 लोग हैं P, Q और R। P, Q और R, काम कैसे हो रहा है, पहला दिन P और Q दोनों काम कर रहे हैं और दूसरा दिन R अकेला काम कर रहा है। ठीक है, अगेन P एंड Q ऑन थर्ड डे एंड सो ऑन, मतलब तीसरा दिन फिर से P और Q काम कर रहा है, फिर से चौथा दिन कौन कर रहा है, आर कर रहा है, पांचवा दिन फिर से पी और क्यू करेगा, और छठा दिन आर करेगा। मतलब जो इवन नंबर ऑफ डे है उसमें आर कर रहा है और ऑड नंबर डे में पी और क्यू मिलकर कर रहा है। ऐसे करके चल रहा है, कब तक चल रहा है, ऑन अल्टरनेट डेज टिल द वर्क इज कंप्लीट, जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जा रहा है। फिर क्या लिखा देखिए, क्यू एंड आर टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 days एंड इफिशियंसी ऑफ क्यू इज ट्वाइस द एफिशिएंसी ऑफ आर। ठीक है, तो क्यू और आर मिलके उस काम को 10 दिन में करते हैं, और एफिशिएंसी क्या बोला है, आर का डबल क्यू का है, मतलब आर का एफिशिएंसी अगर एक्स है क्यू का हो जाएगा 2x। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना होगा दोस्तों, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो क्यू और आर मिलके कितने टाइम में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं, तो 10 इंटू टाइम इंटू इफिशियंसी, दोनों का एफिशिएंसी मिला के कितना होगा 3x होगा। तो टोटल वर्क मेरा आ गया 30x। ओके, अब क्या बोला आगे देखिए, नंबर ऑफ डेज टेकन बाई पी टू कंप्लीट द वर्क इज 5 मोर देन डेट ऑफ क्यू, मतलब इस काम को क्यू को अकेले करने में जितना टाइम लग रहा है पी को अकेले करने में उससे 5 ज़्यादा लगेगा। तो अब बताइए, ये टोटल वर्क ये है, तो क्यू को कितना टाइम लगेगा, टाइम इक्वल टू होता है टोटल वर्क मतलब 30x बाई एफिशिएंसी, क्यू का एफिशिएंसी 2x है, इसको लगेगा 15। ठीक है, क्यू को लग रहा है कितना 15 दिन, तो पी को कितना लगेगा, पी को इससे 5 ज़्यादा लगेगा मतलब 20 दिन लगेगा। ठीक है, तो पी का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी इक्वल होता है वर्क बाई टाइम, टोटल वर्क है कितना 30x, पी का डे कितना है 20। ठीक है, पी 20 दिन में करता है 30x काम, तो एक दिन में कितना करेगा, डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 0 0 चला गया, 3/2x, 3/2 मतलब 1.5x आ रहा है। ठीक है, यहाँ में पी का एफिशिएंसी भी लिख लिया 1.5x। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा तीनों का एफिशिएंसी आ गया। मुझे पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क विल बी काम कंप्लीट कब होगा। तो देखिए, पहला दिन पी और क्यू काम कर रहे हैं, दूसरा दिन आर काम कर रहा है, 2 दिन में कितना काम हो रहा है, देखिए 2 दिन में काम कितना हो रहा है, तीनों का एफिशिएंसी जोड़ दीजिए एक दिन का, पी प्लस क्यू प्लस आर, इतना ही काम हो रहा है। पी का एफिशिएंसी है 1.5x, क्यू का है 2x और आर का है x, मतलब ऐड कीजिए 2 और 1 3, 3 में
3 में 1.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4.5x। ठीक है, ये 2 दिन में काम हो रहा है। ठीक है, अब मुझे टोटल काम कितना करना है, टोटल काम कितना है 30x। ये हमने निकाला हुआ है, देखिए ये है 30x। तो कैसे करेंगे देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों। 2 दिन में कितना हुआ 4.5x, 4 दिन में कितना होगा, इसका डबल होगा मतलब 9x। तो 8 दिन में कितना होगा, इसका डबल मतलब 18x। अगर मैं इसको और डबल करता हूँ 16D में तो इसका 36 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो डबल नहीं कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 8 और 4 मिला के 12 दिन में कितना काम हो रहा है, 12 दिन में हो जा रहा है 18 और 9 27x हो रहा है। ठीक है, अब देखिए हम बहुत करीब पहुँच गए। टोटल कितना काम करना था, 30x करना था, 27x तक पहुँच गए। बचा कितना है, अभी भी 3x और करना है। ठीक है, तो देखिए 12वां दिन कौन काम किया होगा, इवन नंबर डे में कौन कर रहा है, आर कर रहा है, मतलब 13वां दिन किसका नंबर है, पी और क्यू को करना है। तो 13 डे में कितना काम होगा, 27x तो 12 दिन में हो गया था, प्लस 13वां दिन कौन काम किया होगा, बी पी और क्यू मिलकर किया होगा। पी और क्यू का कंबाइन एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, पी का है 1.5x और क्यू का है 2x। ये मिला के हो जा रहा है 3.5x, मतलब टोटल हो जा रहा है 30.5x हो जा रहा है, मतलब 30 से ज़्यादा हो गया। तो अब ध्यान से देखिए दोस्तों, 12 दिन में जो काम हो रहा था वो 30 से कम हो रहा था, 13 दिन में जो काम हो रहा है वो 30 से ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब पूरे काम को करने में 12 और 13 के बीच में लगा होगा टाइम। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही बैठ रहा है। ठीक है, तो इतना करके भी हम ऑप्शन डी कर सकते हैं। ठीक ठीक है, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ का इरेज कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमारा आया था 12 दिन में 27x काम हुआ। बचा कितना है, रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग है टोटल था 30x, इसमें से 27x ऑलरेडी हो चुका है, 3x बचा है। ठीक है, अब बताइए 13वां दिन किसका बारी है काम करने का, पी और क्यू का बारी है। तो पी और क्यू को 3x करने में कितना टाइम लगेगा, मुझे वो निकालना है। कितना टाइम लगेगा ये निकालना। टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है वर्क बाई इफिशियंसी। वर्क कितना बचा है, 3x बचा है, और पी और क्यू का एफिशिएंसी कितना है, पी का है 1.5 और क्यू का है 2, मतलब 2 + 1.5 करके कितना आएगा, 3.5 आएगा ना, तो 3.5x आया। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए एक्स एक्स चला गया, ऊपर भी डबल कर दिए, नीचे भी डबल कर दिए। ऊपर डबल करने के बाद जाएगा 6 और नीचे डबल करेंगे तो 3.5 का डबल होता है 7। तो बाकी काम करने में इनको कितना लगेगा, 6/7 लगेगा। तो टोटल टाइम कितना लगा, 12 दिन पहले, 12 दिन पहले इसमें प्लस 6/7 जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 12 और 6/7। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। ठीक है दोस्तों, वैसे भी आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। रवि सोल्ड 2 टेबल्स एट 4500 ईच। ठीक है, तो 2 टेबल बेच रहा है रवि, दोनों को कितना में बेच रहा है, 4500 और 4500 में बेच रहा है। ठीक है, ही सोल्ड 1 टेबल एट ए लॉस ऑफ 20% एंड अनदर टेबल एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। ठीक है, तो देखिए एक टेबल है, दूसरा टेबल है, दोनों का सेलिंग प्राइस कितना है, दोनों को बेच रहा है वो 4500 में। ठीक है, पहले वाले में क्या हुआ है, लॉस हुआ है, कितना हुआ है 20%। दूसरे वाले में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 25%। ठीक है, अब क्या बोला है, इफ़ एक्स इक्वल्स द sum of the cost prices of the 2 tables and the cost price of the chair is equal to x plus 75, then find the cost price of the chair। तो x क्या बोला है, x है पहले वाले का कॉस्ट प्राइस प्लस दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मुझे x प्लस 75 का वैल्यू निकालना है, बस यही पूछा है। कैसे निकालेंगे, देखिए ये तो सिंपल है, मैं नॉर्मली अभी रेशियो मेथड से आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए फर्स्ट वाले केस में देखिए, आपका लॉस है 20%, मतलब सी पी और एस पी का रेशियो क्या होगा, सी पी अगर आपका 100 है तो एस पी 80 होगा, क्योंकि 20% का लॉस हो रहा है। तो रेशियो क्या मिलेगा, 5:4 का मिलेगा, मिलेगा ना। सेकेंड वाले में देखिए प्रॉफिट हो रहा है 25%, यहाँ पे सी पी और एस पी क्या मिलेगा, अगर सी पी 100 हुआ और 25% का प्रॉफिट है तो एस पी 125 होगा। रेशियो क्या मिलेगा, 25 से 4:5 का मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एस पी कितना दिया हुआ है, फर्स्ट केस में 4500, मतलब 4 का वैल्यू दिया है 4500, तो मुझे 5 का वैल्यू चाहिए। 5 इक्वल्स टू आ जाएगा 4500/4 × 5। ठीक है, सेकंड में देखिए, सेकंड में एस पी 5 है, 5 का वैल्यू है कितना, 5 इक्वल्स टू है 4500, तो यहाँ से 4 का वैल्यू निकालना है, 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 4500/5 × 4, 5 से चला जाएगा 900 टाइम में, ये आ गया 3600। ठीक है, अभी मुझे x प्लस 75 निकालना है, तो x क्या है, x से दोनों का कॉस्ट प्राइस को जोड़ेंगे तो
तो x प्लस 75 ये आएगा। पहला कॉस्ट प्राइस कितना आया 4500 इंटू 5/4 प्लस दूसरा कितना आया 3600, इसमें और 75 मुझे ऐड करना है। ठीक है, तो अब तो ये सिंपल एडिशन है। कैसे करेंगे, 4 से इसको डिवाइड कीजिए 4500 को, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। ठीक है, ये आ गया। ओके, इसे मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 1100 प्लस 25 इंटू 5 प्लस 3675। ठीक है, 1100 इंटू 5 कितना होता है 5500, 25 इंटू 5 कितना होता है 125 प्लस 3675। ठीक है, अब इसको ऐड करना है बस, तो ऊपर कर दूँ। देखिए 5000 और ये 3000 मिला कितना हो गया 8000 हो गया। ठीक है, प्लस 500 और एक 600, 600 और 600 1200 हो गया, प्लस यहाँ 0 है, यहाँ 25 और 75 मिलकर 100 हो गया। तो 8000 और 1300 मिला के कितना हो गया 9300 हो गया, 9300। ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगला देखते हैं, ये क्या बोला है। द रेशियो बिटवीन द साइड ऑफ ए स्क्वायर एंड द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3:4। ठीक है, एक स्क्वायर है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड सेम होता है। ठीक है, तो साइड साइड का रेशियो 3:4 दिया है। अगर इसका 3x है तो इसका 4x होगा। ठीक है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36 सेंटीमीटर and the length and breadth of a rectangle are 3 centimeter and 6 centimeter more than the side of the equilateral triangle and the square respectively। ठीक है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। तो क्या बोला है, सबसे पहले देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है कितना 36। इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड सेम होता है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका 3 टाइम 3 इंटू 4x होगा। ये साइड है, ये इक्वल टू कितना दिया हुआ है 36 दिया हुआ है। ओके, यहाँ से x कितना आ जाएगा 36/3 इंटू 4, 3 4 जा 12, 12 से 3 टाइम में जाएगा, x इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, तो स्क्वायर का साइड कितना मिल गया 3 3 9 मिल गया, और इसका कितना मिल गया 12 मिल गया। ठीक है, अब क्या बोला, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो लेंथ है और ब्रेथ है वो 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है किससे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड से और स्क्वायर के साइड से। तो देखिए रेक्टेंगल जो है इसका लेंथ और ब्रेथ, लेंथ क्या है 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है किससे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड से। कितना साइड है उसका लेंथ है 12, 3 + 12 मतलब ये 15 है। और ब्रेथ क्या है, ब्रेथ स्क्वायर के साइड से 6 सेंटीमीटर बड़ा है, 6 प्लस स्क्वायर का साइड कितना है 9, ये भी 15 आ गया। बेसिकली ये रेक्टेंगल नहीं है, ये क्या है कि स्क्वायर है। ठीक है, कोई बात नहीं। बोला फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, मैं स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल सकता हूँ। पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू ए, 15 इंटू 4 इक्वल टू 60। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हुआ। आप बोलेंगे नहीं सर क्वेश्चन में रेक्टेंगल दिया है तो रेक्टेंगल का लगा देता है। क्या होता है फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है ना। लेंथ कितना है 15, ब्रेथ कितना है 15, लेंथ प्लस ब्रेथ कितना होगा 30, 30 इंटू 2 कितना हो गया 60, यहाँ से भी 60 ही आएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ए टैंक कैन बी फिल्ड बाई पाइप ए इन 20 मिनट्स एंड पाइप बी इन 30 मिनट्स। ठीक है, तो एक पाइप है और एक बी पाइप है, ये उस टैंक को भरता है 20 मिनट में और बी भरता है 30 मिनट में। ठीक है, ए पर्सन लेफ्ट द टैंक विथ बोथ द पाइप्स ओपन, एक आदमी ने क्या किया दोनों पाइप को ओपन करके छोड़ दिया, एंड रिटर्न जस्ट व्हेन द टैंक शुड हैव बीन फुल, तो जिस टाइम में टैंक को पूरा भर जाना चाहिए था वो वापस आया। फाइंडिंग हाउ एवर द वेस्ट पाइप सी वाज ओपन, लेकिन उसने आके देखा क्या कि एक वेस्ट पाइप है सी, वो भी खुला हुआ था। वेस्ट पाइप मतलब जिससे टैंक खाली होता है, वो भी खुला हुआ था। ही क्लोजेज इट, तो उसने उसको बंद किया। इन 2.4 मिनट्स मोर द टैंक इज फुल, और 2.4 मिनट में टैंक पूरा का पूरा भर गया। अब बोला इन व्हाट टाइम द वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी द टैंक, तो वेस्ट पाइप से कितने समय में हम पूरा टैंक को खाली कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो बेसिकली मुझे जो वेस्ट पाइप है उसका एफिशिएंसी चेक करना होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले हम इसका टोटल कैपेसिटी मानेंगे। क्या टोटल कैपेसिटी क्या होता है, इसका और इसका एलसीएम होता है। 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा 60 होगा। ठीक है, अब एफिशिएंसी निकालिए। ए का एफिशिएंसी कितना होगा, 20 मिनट में ये 60 भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा 3 भरेगा। और बी का एफिशिएंसी कितना होगा, ये 30 मिनट में 60 भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा 2 भरेगा। ठीक है, तो कितना टाइम में टंकी को भर जाना चाहिए था,
एक्सपेक्टेड टाइम, जिस टाइम में उसको लगा कि भर गया होगा, वो क्या होगा? टाइम इक्वल टू क्या होता है? टोटल कैपेसिटी बाई एफिशिएंसी। कैपेसिटी है 60 और दोनों का कंबाइन एफिशिएंसी कितना है? ए और बी ही चालू था सिर्फ, उसने तो ऐसा ही सोचा ना कि सिर्फ ए और बी चालू है। 5 मतलब 12 मिनट। तो 12 मिनट में दोस्तों उस टंकी को भर जाना चाहिए था, लेकिन भरा नहीं। कितने मिनट में भरा? और 2.4 मिनट बाद भरा। कब? जब हमने सी को ऑफ कर लिया। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये टैंक है, ठीक है। 12 मिनट में इसको पूरा भर जाना चाहिए था, लेकिन सिंस 12 मिनट तक सी भी चालू था, इसीलिए ये पूरा नहीं भरा। इतना उसमें से खाली रहेगी, ये जो पोर्शन है ये खाली रहेगी, ठीक है। और इस पोर्शन को भरने में कितना मिनट लगा मुझे? 2.4 मिनट, ठीक है। तो 2.4 मिनट में सी को हमने बंद रखा था। तो देखिए दोस्तों, जो 2.4 मिनट था, इसमें ए और बी ने जितना भरा, यही तो उस जो वेस्ट पाइप था उसने 12 मिनट में खाली किया होगा। समझ आया? तो 2.4 मिनट में ए और बी जितना भरते हैं, ये पोर्शन 12 मिनट में सी ने उतना खाली किया था, तभी नहीं भर पाया। तो यहाँ से मुझे सी का एफिशिएंसी मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2.4 इंटू ए प्लस बी, ए और बी का एफिशिएंसी कितना? 5 है, इक्वल्स टू है 12 सी। तो 24 इंटू 5 कितना होता है? 120। एक डेसिमल है तो ये 12 आएगा। 12 इक्वल्स टू आ रहा है 12 सी। तो सी का एफिशिएंसी कितना मिल रहा है? 12/12 मतलब 1 मिल रहा है। सी का एफिशिएंसी अगर 1 है तो उसको कितना टाइम लगेगा पूरा टंकी को खाली करने में? टाइम इक्वल टू क्या होता है? कैपेसिटी, कैपेसिटी 60 है बाई एफिशिएंसी 1 मतलब 60 मिनट लगेगा, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हुआ, ठीक है। अगर आप एग्जाम में इतना नहीं सोच पा रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं, मैं वो दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए इसको मैं हटा रहा हूँ। देखिए टंकी हमारा पूरा भरा है कितना मिनट में? 12 मिनट प्लस 2.4 मिनट, ठीक। इसमें मेरा टंकी पूरा भरा है, लेकिन शुरू का जो 12 मिनट था दोस्तों, इसमें ए भी चालू था, बी भी चालू था और सी भी चालू था शुरू के 12 मिनट में। लेकिन आखिरी का जो 2.4 मिनट था, इसमें उसने सी को बंद कर दिया था, तो इसमें सिर्फ ए और बी चालू है। ये पूरा काम करने के बाद क्या हो रहा है? टंकी पूरा भर जा रहा है, मतलब 60 भर जा रहा है। तो यहाँ से मुझे सी निकालना है, ठीक है। तो निकालिए 12 इंटू ए प्लस बी का वैल्यू कितना है? 5। ये देखिए इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 5 प्लस सी प्लस 2.4 इंटू 5 इक्वल्स टू 60, ठीक है। देखिए 12 इंटू 5 प्लस सी इक्वल्स टू 24 इंटू 5 होता है 120। एक डेसिमल है तो 12 होगा, तो उधर हो जाएगा 60 माइनस 12 मतलब 48। तो यहाँ से 5 प्लस सी क्या आएगा? 48/12 मतलब 4। सी इक्वल्स टू आ जाएगा 4 माइनस 5 माइनस 1। क्यों माइनस आया? क्योंकि सी वेस्ट पाइप है, वो खाली कर रहा है, ठीक है। तो उसका एफिशिएंसी नेगेटिव में आया, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब हमें टाइम चाहिए। टाइम इक्वल टू क्या? तो टोटल कैपेसिटी 60 है और सी का एफिशिएंसी क्या है? 1। -1 भी ले सकते हैं, चलिए। तो ये 60 मिनट आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों क्या लिखा है, ए टैप कैन फिल 100 बकेट्स इन 1 आवर। एक नल है जो कि 1 घंटा में 100 बकेट भरा है, तो उसका एफिशिएंसी दिया हुआ है। एफिशिएंसी किसका? टैप का क्या है? 100 बकेट पर आवर, ठीक है। ए सिलिंड्रिकल ड्रम हुज कैपेसिटी इज 400 बकेट इज केप्ट अंडर द टैप। तो उस नल के नीचे एक सिलिंड्रिकल वेसल रखा हुआ है, एक ड्रम है, इसका कैपेसिटी कितना है? 400 बकेट, ठीक है। ए स्मॉल होल इज प्रेजेंट एट 1/4 ऑफ द हाइट फ्रॉम द, हाइट मीन्स हाइट ऑफ द ड्रम फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ड्रम, मतलब नीचे से 1/4 हाइट पे, 1/4 हाइट पे एक यहाँ पे होल है, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ होल द ड्रम गेट्स फिल्ड 20 मिनट्स लेट, ठीक है। इस होल की वजह से क्या हो रहा है? 20 मिनट देर से ड्रम भर रहा है। व्हाट इज द रेट एट विच द होल लीक्स। तो होल किस रेट से लीक है? मुझे बेसिकली होल का निकालना है एफिशिएंसी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए दोस्तों, यहाँ पे बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। देखिए इसका कैपेसिटी कितना है? 400 बकेट का, ठीक है। और टैप का एफिशिएंसी कितना है? 100 बकेट का। 1 घंटा में 100 बकेट भरता है, तो कितने घंटे में पूरा भर देता है वो? 4 घंटे में भरता है ना। कॉमन सेंस से सोचिए, अगर 1 घंटा में 100 बकेट भर रहा है तो 4 घंटा में 400 बकेट भरता, मतलब इसको भरना चाहिए था 4 घंटे में, लेकिन कितने घंटे में भरा? एक्चुअल टाइम कितना लगा उसको? 20 मिनट ज़्यादा लगा, मतलब 4 आवर 20 मिनट लगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा होल कब यूज़ में आएगा? जब तक पानी यहाँ तक नहीं भर जाता, तब तक होल यूज़ में नहीं है।
क्योंकि इतना भरने में तो होल होल का यूज़ नहीं आ रहा, जैसे ही इसके ऊपर भरेंगे तो होल से पानी भी लीक होगा, ठीक है। तो शुरू का इतना भरने में मुझे होल का कोई यूज़ नहीं लग रहा है, ठीक है। तो देखिए ये कितना होगा, टोटल 400 बकेट है, तो नीचे कितना होगा 1/4, हाइट 1/4 है, मतलब 1/4 ऑफ 400 मतलब 100 बकेट, ठीक है। ये 100 बकेट है, तो 100 बकेट को भरने में कितना टाइम लगा होगा, देखिए टैप का एफिशिएंसी कितना है, 100 बकेट पर आवर, मतलब इतना भरने में उसको 1 आवर लगा होगा। तो देखिए दोस्तों, ये 4 घंटा 20 मिनट में से शुरू का जो 1 घंटा है, इसमें आपका सिर्फ टैप एक्टिव था, ठीक है, प्लस बाकी का जो 3 घंटा 20 मिनट है, इसमें आपका टैप भी एक्टिव था और होल भी एक्टिव था। ये टोटल करने के बाद देखिए टाइम इंटू एफिशिएंसी करने के बाद मुझे पूरा कितना भरा, 400 बकेट भर गया। बस यहाँ से मुझे एच निकाल लेना है, ठीक है। तो देखिए टी कितना है 100, तो ये आ गया 100 प्लस 3 घंटा 20 मिनट, इसको मुझे आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, देखिए 3 आवर प्लस 20 मिनट है ना, मिनट को 60 से डिवाइड दे दीजिए, ये भी आवर में बन गया, इन टू टी प्लस एच, टी का वैल्यू है 100 प्लस एच का वैल्यू मुझे निकालना है, इक्वल्स टू है 400, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको हटाते हैं अब। तो ये 100 को उस तरफ लेके जाइए और इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 3 + 20/60, ये 3 बार में जाएगा, ये आ जाएगा 3 + 1/3, ये हो जाएगा 3 3 9 + 1 10/3, ठीक है। ये आ गया 10/3 इंटू 100 प्लस एच इक्वल्स टू 400 माइनस 100, ठीक है। ये 100 को मैं यहाँ लेके चला गया राइट हैंड साइड में, तो यहाँ से 100 प्लस एच क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ कितना 300 बचा, ये वाला 3 ऊपर जाएगा और ऊपर से ये 10 नीचे आएगा, ये 0 और ये 0 चला गया, और 3 से 30 टाइम में 90 हो गया, ठीक है। एच इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 90 माइनस 100, -10 आया, क्यों माइनस आया, क्योंकि वो लीक कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, सी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, लिखा है द टाइम टेकन बाई ट्रेन एक्स टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 120 मीटर्स इज 4 सेकेंड मोर देन द टाइम टेकन बाई ट्रेन वाई टू क्रॉस द सेम प्लेटफॉर्म, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म है, इसको 2 ट्रेन क्रॉस कर रहे हैं, एक एक्स और एक वाई, ठीक है। तो टाइम जो एक्स को लग रहा है वो ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है बाई 4 सेकेंड, 4 सेकेंड ज़्यादा लग रहा है किससे, जितना टाइम वाई को लग रहा है, ठीक है, ये दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स इज 60 मीटर मोर देन ट्रेन वाई, ठीक है। तो लेंथ ऑफ एक्स जो है ये है 60 मीटर ज़्यादा लेंथ ऑफ वाई से, ठीक है। द स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स इज 40 मीटर पर सेकेंड, इसका स्पीड दिया हुआ है, ये है 40 मीटर पर सेकेंड, विच इज़ 2/3 ऑफ ट्रेन वाई। तो ट्रेन वाई का मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से लिखिए, एक्स और वाई स्पीड का बात हो रहा है, वी एक्स और वी वाई, जो वी एक्स जो है वो वी वाई का 2/3 है, मतलब अगर ये 3 है तो ये 2 है, ठीक है। तो रेशियो क्या है 2:3 का है वी एक्स और वी वाई का। अब एक्स का स्पीड कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, मतलब 2 का वैल्यू दिया है 40, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 60, मतलब इसका स्पीड वाई का स्पीड कितना आ गया, ये आ गया 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक बन गया हमारा। अब क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रिज इफ द टाइम टेकन बाई ट्रेन एक्स टू क्रॉस द ब्रिज इज 8 सेकेंड, ठीक है। अब थोड़ा सा और बढ़ा दिया क्वेश्चन को, अब ट्रेन एक्स जो है वो 8 सेकेंड में किसी ब्रिज को क्रॉस करे तो उसका लेंथ निकालना है, तो कैसे करेंगे, देखिए चाहिए क्या मुझे बेसिकली, तो बेसिकली मुझे लेंथ ऑफ एक्स चाहिए होगा, ठीक है। क्योंकि किसी ब्रिज को क्रॉस करते समय क्या होता है, ब्रिज का लेंथ प्लस ट्रेन का लेंथ, ये होता है टोटल डिस्टेंस, ठीक है। चलिए कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले एक ही कंडीशन ये हमें दिया हुआ है कि 120 मीटर का एक प्लेटफॉर्म है, इसको क्रॉस करने में एक्स को जितना टाइम लग रहा है वाई को उससे 4 सेकंड कम लग रहा है, मतलब वाई से 4 सेकंड एक्स को ज़्यादा लग रहा है। तो कैसे निकालेंगे, टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। तो फर्स्ट केस में देखिए डिस्टेंस कितना होगा, 120 मीटर हुआ प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस प्लस ट्रेन एक्स का लेंथ एल एक्स बाई स्पीड, स्पीड कितना है एक्स का 40, प्लस सेकेंड केस में वाई का, देखिए वाई के केस में भी प्लेटफॉर्म सेम ही है, तो यहाँ क्या होगा 120 मीटर प्लेटफॉर्म का प्लस लेंथ यहाँ वाई का लेंगे बाई इसका स्पीड है 60, ये प्लस नहीं सॉरी बीच में माइनस होगा क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना है 4 है, ये 4 आना चाहिए, ओके। तो कैसे करेंगे देखिए दोस्तों, 40 और 60 का एलसीएम कितना होगा 120 होगा,
तो इस पूरे इक्वेशन को मैं 120 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए अगले लाइन में जब मैं इसको 120 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 40 से ये 3 टाइम में चला जाएगा, तो क्या बचेगा 3 इंटू 120 मतलब 360, 3 इंटू एल एक्स मतलब प्लस 3 LX आ गया। ठीक है, माइनस जब इसको मैं 120 से मल्टीप्लाई करूँगा फिर 60 से ये 2 टाइम में जाएगा, ये आएगा माइनस 2 इंटू 120 प्लस एल वाई का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए यहाँ से एल वाई कितना आएगा, ये आएगा एल एक्स माइनस 60। ठीक है, इक्वल्स टू 4 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 480। ठीक है, अब बस इसी को सॉल्व करना है। तो देखिए 120 में से 60 जाएगा कितना बचेगा 60 बचेगा। तो उधर ये 360 को मैं राइट हैंड साइड में लेके जा रहा हूँ, तो ये हो गया 3LX माइनस 2 इंटू 60 और माइनस प्लस माइनस 2LX, ये बेसिक अलजेब्रा है। ठीक है, इक्वल्स टू 480 माइनस 360। तो 3LX में से 2LX चला गया तो सिर्फ LX बच गया, इक्वल्स टू इसको माइनस करके कितना आएगा 120 आएगा, और ये माइनस 120 वहाँ जाएगा तो प्लस 120 हो जाएगा, ये आ गया 240 मीटर, ये आ गया एक्स का लेंथ। ठीक है, चलिए अभी से मैं हटाता हूँ। क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज इफ द टाइम टेकन बाय ट्रेन एक्स टू क्रॉस द ब्रिज इज 8 सेकेंड। 8 सेकेंड में ट्रेन कितना जा रहा है, डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इंटू टाइम, एक्स का स्पीड है 40 और टाइम उसको 8 सेकेंड लग रहा है, तो 8 सेकेंड में कितना जाएगा 320 मीटर टोटल जा रहा है। इसमें क्या है, इसमें लेंथ ऑफ ब्रिज भी है प्लस लेंथ ऑफ एक्स भी है, दोनों है ना। तो सिर्फ मुझे ब्रिज का लेंथ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, वो होगा 320, इसमें से ट्रेन एक्स का लेंथ हटा दीजिए, उसका लेंथ कितना है अभी हमने निकाला 240, 240 निकाल दीजिए तो आ गया 80 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, विनोद एंड शुभा एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। ठीक है, विनोद और शुभा मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किए। विनोद इन्वेस्टेड ₹5x फॉर फर्स्ट 6 मंथ एंड ₹7x फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। तो पहले 6 मंथ उसने 5x लगाया, शुरू का 6 मंथ 5x और आखिरी का 6 मंथ 7x। ठीक है, एंड शुभा इन्वेस्टेड ₹2000 फॉर 12 मंथ, इसने 12 महीना के लिए 2000 रुपये लगाया। इफ विनोद एंड शुभा गॉट प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर इन द रेशियो 9:8, प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर हो रहा है दोनों में 9:8 में, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7x। तो आसान है, देखिए तो देखिए प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, ये होगा इन्वेस्टमेंट का रेशियो, यही होता है, जिस रेशियो में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी रेशियो में आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, देखिए जो विनोद है, विनोद ये शुरू का 6 महीना लगा रहा है 5x, 6 इंटू 5x प्लस आखिरी का 6 महीना कितना लगा रहा है 7x, ये विनोद का आया। नीचे शुभा का कितना होगा, वो 2000 करके 12 महीना में लगा रही है, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 2000 इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू 9/8 जो कि रेशियो दिया हुआ है प्रॉफिट का। देखिए 6 इंटू 5 हो गया 30x, 6 इंटू 7 हो गया 42x, 42x और 30x मिलकर कितना हो गया 72x, डिवाइड बाई नीचे इसको मल्टीप्लाई करते हैं 12 इंटू इक्वल्स टू 9/8, बस इसको सॉल्व करना है, एक्स निकालना है। तो 12 से जाएगा 6 टाइम में। ठीक है, तो एक्स कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा 9 इंटू यहाँ से 2000 ऊपर जाएगा, 2000 ऊपर चला गया, नीचे क्या है बचा 8 बचा, और यहाँ से ये 6 नीचे जाएगा। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, देखिए बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 7x। 7x क्या हो जाएगा, इसी को 7 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 7x आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए, कैसे करेंगे, 3 से जाएगा 2 टाइम में, 3 से जाएगा 3 टाइम में, 2 से जाएगा ये 1000 टाइम में। ठीक है, ये हो गया 3 7 21 इंटू 8 से काटेंगे 1000 को कितने टाइम में जाएगा, 125 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 1000 मिलता है। अब बस इसको मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे, 21 को लिखिए 20 + 1 इंटू 125, 125 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 250 आएगा, सॉरी 2500 आएगा, प्लस 125 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 आएगा, ऐड कीजिए ये आ जाएगा 2625, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हुआ। ठीक है, आसान था ये। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या है, when the numerator of a fraction is increased by 250% and denominator is decreased by 25%,
then the fraction becomes 7 by 4.5. If the original fraction is multiplied by 360 and then added to 400, then the resultant becomes m, then find the value of m. ठीक है, ऐसा बोला है। देखिए क्या है, एक फ्रैक्शन है, मान लेते हैं फ्रैक्शन है 100x बाई 100y, ये फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर को क्या कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं बाई 250% बढ़ा रहे हैं, ठीक है, याद रखिए। और नीचे वाले को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, इसको प्लस कर रहे हैं, इसको माइनस कर रहे हैं, कितना 25%। तो जो फ्रैक्शन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 7/4.5 मिल रहा है, ठीक है। इस पर ओरिजिनल फ्रैक्शन को अगर 360 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 400 जोड़ रहे हैं तो m मिल रहा है, मुझे m निकालना है, ठीक है। चलिए तो पहले निकालते हैं ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा। देखिए 100x, 100x का 250% कितना होगा, इसको कैसे निकालते हैं। अगर आप ये नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप क्या कीजिए, 250x का 100% निकाल लीजिए। किसी भी नंबर का 100% क्या होता है, वो नंबर खुद होता है। ये होगा 250x, इसको बढ़ाना है। तो अगर मैं 100x में 250x ऐड करूँगा तो मुझे टोटल कितना मिलेगा, 350x मिलेगा। तो न्यूमरेटर जो था वो बढ़ के हो गया 350x, ठीक है। अब डिनोमिनेटर का देखिए, 100y है, इसमें से 25% माइनस करना है। तो 100y का 25% कितना होगा, 25x होगा ना, सॉरी 25y होगा ना। तो माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 75y मिलेगा। ये इक्वल्स टू है 7/4.5, ठीक है। यहाँ से मुझे फ्रैक्शन निकालना है, चलिए निकालते हैं। तो यहाँ से अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के इक्वल करूँ तो 350x इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, 7। तो 7 से डिवाइड, ये दोनों साइड, ये हो जाएगा 50x इक्वल्स टू 1। मुझे क्या चाहिए, ऊपर 100x चाहिए। देखिए मैंने फ्रैक्शन क्या माना, 100x बाई 100y। तो यहाँ से 100x इक्वल्स टू आएगा 2, ठीक है। दोनों तरफ मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो न्यूमरेटर तो मुझे मिल गया 2। अब डिनोमिनेटर का देखिए, 75y इक्वल्स टू है 4.5। दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, 3 से डिवाइड दे रहा हूँ। तो यहाँ हो जाएगा 25y इक्वल्स टू 45 को 3 से डिवाइड देते हैं तो कितना आता है, 15 आता है। 4.5 पर देंगे तो क्या आएगा, 1.5 आएगा, ठीक है। अभी दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा 100y इक्वल्स टू 15 इंटू 4 60, डेसिमल एक प्लेस के बाद तो 6 आएगा, ठीक है। तो नीचे आ गया 6। तो फ्रैक्शन क्या मिला मुझे, ऊपर मिल गया मुझे 2, नीचे मिल गया 6। अब क्या करना है, इसको 360 से मल्टीप्लाई करना है और 400 ऐड करना है, इंटू 360 प्लस 400। तो 6 से जाएगा 60 टाइम में, 60 इंटू 2 हो गया 120 प्लस 400 520। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले लेसन में, जय हिंद।